आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 60-61 सुन चुके हैं। अब किस्त 61 मुलाहिज़ा फरमाएं। चाय पीते हुए मैंने अपनी हिकमत अमली में पूरी तौर पर रद्दो बदल कर डाला और अपने सामने वाले से बात करने का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया। प्याली खाली करके मैं काउंटर पर पहुंचा और पैसे अदा करते हुए काउंटर वाले से सवाल कर बैठा, अजीज भाई किधर है? तुम कौन हो? उसने इज्तबाह अमेज़ नजरों से मुझे घूरते हुए सवाल किया। वो मेरा पुराना यार है, सुना है कि इस इलाके में कोई होटल ले लिया है उसने। ये उसी का होटल तो नहीं है? उसी का है। मिलना है तो शाम 6 बजे आ जाना, काउंटर पर वही मिलेगा। ओह, मैंने गहरा सांस लेकर कहा, शाम में तो मैं कराची से चला जाऊंगा। फिर बेपरवायाना लहजे में बोला, खैर मेरा नाम सलाम है, उसे मेरा सलाम कह देना। फिर कभी इधर आना हुआ तो उससे मिल लूंगा। मैंने दनिस्ता उसका पता मालूम नहीं किया। कोई जरूरी काम तो नहीं है उससे? काउंटर वाले ने राजदाराना लहजे में सवाल किया। नहीं, काम तो कुछ भी नहीं है। उसे मालूम होता कि मैं कराची आकर उससे मिले बगैर लौट गया तो बहुत नाराज होता। अब कम अज कम वो कोई शिकायत तो न कर सकेगा मुझसे। तुम कहाँ से आए हो? लाहौर से, 4 दिन पहले आया था। आज शाम वापस जा रहा हूँ मैं। मुझे कल ही मालूम हुआ था कि वो इधर होटल चला रहा है। वैसे वो इस वक्त है कहाँ? बादशाह आदमी है, शहर भर में कहीं भी हो सकता है। उसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो जानते हुए भी कुछ छुपा रहा था। बताने को मैं 2-4 ठिकाने बता सकता हूँ, लेकिन तुम परदेसी हो, जगह जगह धक्के खाते फिरोगे। हो सकता है कि फिर भी तुम्हारे हाथ ना आ सके। तुम बिला वजह मुझे बद्दुआएं देते फिरोगे। ठिकाने बता दो, वक्त हुआ तो कोशिश कर लूंगा। वह सोच में पड़ गया। उसी असना में यके बाद दीगरे काउंटर पर 2 गाहक आ गए। एक ने कोरोनोश के पैसे अदा किए थे, दूसरे ने दाहिनी आंख दबाकर माल मांगा था और काउंटर वाले ने अपनी एक दराज से मेरी जानी पहचानी हीरोइन की पुड़िया निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। शहर में तुम बिला वजह ही भटकते फिरोगे। अपने काम से फारिग होकर वो कहने लगा, तुम उसके पुराने दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ, वरना किसी को उधर जाने की इजाजत नहीं है। मिल एरिया में थाने से आगे एक प्लाट पर बहुत बड़ा खुला गोदाम बना हुआ है। वहां एक बड़ा हाल भी बना हुआ है। वहां पहुंचकर चौकीदार से पूछ लेना। अजीज ने मिलना चाहा तो खुद ही अंदर बुला लेगा। तो क्या ये इम्कान भी है कि वो मिलने से इनकार कर देगा? मैंने हैरत से सवाल किया। ये तुम्हारे और उसके ताल्लुकात पर मुनहसर है। मैंने बताया ना कि किसी को उधर जाने की इजाजत नहीं है। तुम भी उसे यही बताना कि वहां का पता मैंने बताया है। तुम उसके परदेसी दोस्त हो, इसलिए बताए दे रहा हूं। वो वहां क्या करता है जो किसी का आना पसंद नहीं करता? यह सब उसी से पूछ लेना। वो मेरा सवाल डालकर मुझे गोदाम का पता समझाने लगा। मैं वहां से सीधा सोसाइटी के इलाके की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब मेरे लिए सवारी का इंतजाम नागुज़ीर हो गया था, जिसके लिए किराए की कार ही सबसे मौजू रहती। सोसाइटी के एक शोरूम से ताकतवर इंजन वाली एक कार किराए पर हासिल करके मिल एरिया की तरफ मैं रवाना हो गया और थोड़ी सी तलाश के बाद उस गोदाम में पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसका पता अजीज के होटल से मालूम हुआ था। वो गोदाम एक बिल्कुल वीरान इलाके में वाक़ था, जहां कुर्बो जवार के सनती प्लाटों के गिर्द सिर्फ 4 दीवारी बनाने पर इक्तिफा किया गया था, या फिर वो खाली ही पड़े हुए थे। यूं मालूम होता था जैसे उन वसी व अरीज की ताहत अराजी के मालकान को जमीन के हसूल से ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं थी, वरना बरहसाब बरस गुजरने के बाद वहां ऐसी वीरानी का राज न होता। मैंने कार एक तरफ छोड़ दी और मतलूबा गोदाम के जंग खोरदा आहनी फाटक के सामने पहुंच गया। पहले मेरा इरादा फाटक पर दस्तक देने का था, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि अंदर कितनी नफरी होगी। लिहाजा चंद सारियों तक अंदर की सुनगुन लेने के बाद मैं आगे बढ़ गया। काफी आगे एक जगह मुझे शिकस्ता दीवार में चंद तराड़े नजर आ गई, जो बआसानी कदम जमाने के काम आ सकती थी। मैंने इर्द गिर्द का मैदान साफ देखकर दीवार पर चढ़ने का इरादा कर लिया। पहली दराड़ में कदम जमा कर मैंने दीवार का किनारा थामा। ऊपर चढ़कर अंदर का जायजा लिया तो वहां कच्चे मैदान में जा बजा काट कबाड़ के ढेर बिखरे हुए थे। उसके अलावा वहां किसी जी रूह का वजूद नजर नहीं आ रहा था। मैं दीवार पर चढ़कर फुर्ती के साथ अंदर कूद गया। कुछ देर तक मैं वहीं जमीन पर बैठा अंदर के महल्ले वकू का अंदाजा लगाता रहा, जो ज्यादा पेचीदा नहीं था। अहाते की दीवार के साथ फाटक के करीब एक कोठड़ी बनी हुई थी और प्लाट के इंतहाई अकबी हिस्से में दीवार से जरा दूर एक बड़ा सा शेड बना हुआ था, जहां अजीज को मौजूद होना चाहिए था। मैं उस वक्त भेड़ियों के भट्ट में आ घुसा था और मुझे उस जिसारत का अंजाम का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन पेशकदमी करने के बाद पीछे हटना मेरे लिए नामुमकिनात में से था। मैं दीवार से लगे लगे फाटक के करीब बनी हुई चौकीदार की कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। कोठरी के करीब पहुंचकर मुझ पर झल्लाट सी तारी होगी। मैं शुरू से ऐसी एहतियात कर रहा था जैसे मेरा मार्का किसी प्लाटून से होने वाला हो, लेकिन वहां कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और उस पर एक सेहतमंद कबायली पूरी बेफिक्री के साथ पांव पसारे चित पड़ा सो रहा था। मैं भरा हुआ पिस्तौल संभाल कर कोठरी में दाखिल हो गया। उसका दाहिना पैर मैंने हिलाया तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी थी। फिर अपने सामने एक पिस्तौल बरदार अजनबी को देखकर उसके फरिश्ते कूच कर गए और वो मशीनी अंदाज में चारपाई से उठता चला गया। तुम कौन है? उसने अपने कदमों पर खड़े होते हुए बुखलाए हुए लहजे में सवाल किया। हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बरादर खान, मैंने उसी के लबो लहजे में नरमी से कहा।
तुम्हारा सांप किधर है? ओए बरादर खान को गर्क करो। वो जिलाए हुए लहजे में बोला, तुम चोर का बच्चा अंदर कैसे आया? वो मेरे लहजे के नरमी से गलत मानी अखज़ कर रहा था। मैंने फौरन ही उसे सख्त रवैया इख्तियार करने का फैसला कर लिया। होश में रहकर बात करो वरना खोपड़ी के टुकड़े उड़ा दूंगा। इस जगह का मालिक कौन है? वो तो निचला खून दांतों में दबाकर मुझे यूं घूरा जैसे बस चले तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। मुझे जवाब चाहिए, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। जगह का मालिक वलायत में है। वो फुनकारते हुए बोला, उसका नाम क्या है? मालिक मालिक होता है, वो उजड़ लहजे में बोला। नाम वाम हमको मालूम नहीं। अजीज अहमद कौन है? मैंने सर्द और बेरहमानुन लहजे में सवाल किया। मेरी जुबान से अजीज का नाम सुनते ही उसकी आंखों में यूं हैरत उमड़ आई जैसे मैंने कोई अनहोनी सी बात पूछ ली हो। फिर भराई हुई आवाज में बोला, हम तुम्हारा किसी बात का जवाब नहीं देगा, तुम हमको नौकरी से निकलवाएगा। वो जिद्दी तबीयत का रवायती कबायली था जो जान देना गवारा कर लेता, लेकिन अपने मालकान के खिलाफ जुबान हरगिज न खोलता। लिहाजा मेरे लिए उस वक्त खराब करना बेसूद था। मैंने उसे कुछ समझने का मौका दिया बगैर पिस्तौल बाएं हाथ में थामा और दाहिने हाथ से उसकी कनपट्टी पर ऐसी भरपूर जरब लगाई वो लहजा भर के लिए भी अपने कदमों पर न ठहर सका और दोनों हाथ फिजा में लहराते तिवरा कर फर्श पर ढेर हो गया। मुझे यकीन था कि उसकी बेहोशी खासी तवील साबित होगी, लेकिन मुझको खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी ताकि वो होश में आकर भी आसानी के साथ बाहर न निकल सके। वहां किसी गाड़ी को मौजूद न पाकर मुझे तो यकीन हो गया था कि कम अज कम एट वहां मौजूद नहीं था। अजीज के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि शायद उसने इस विराम प्लाट पर मंशियात की तैयारी या जखीरा अंदोजी का कोई चक्कर चलाया हुआ था। जब भी वो किसी के वहां आमद पसंद नहीं करता था, लिहाजा मैं उसके कैशियर के पेट में उतरकर वहां तक आने में कामयाब हो ही गया था। कोठड़ी से फारिग होने के बाद मैं दूर उफ्तादा हिस्से में बने हुए शेड की तरफ हो लिया। उस शेड में दाखिले का बस एक ही रास्ता था जो अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर जोर आजमाई से पहले शेड का तवाफ करने का फैसला किया ताकि फरार के इम्कानी रास्ते नजर में आ सके। मैं शेड हो रहा था कि एक भी दीवार के दरमियानी गलियारे से गुजर रहा था कि अचानक मेरे कदम जमीन में गड़कर रह गए। किसी सम से एयर कंडीशनर चलने की धीमी और मुसलसल घूं घूं सुनाई दे रही थी। अभी मैं एयर कंडीशनर की तलाश में नजरें दुड़ा ही रहा था कि अचानक फिजा में एक मुहूम सी चहकार उभरी, जैसे किसी औरत ने बोझल आवाज में मुख्तसर सा कहका लगाया हो। मैंने दीवाना वार इतराफ का जायजा ले डाला, लेकिन अब फिजा पर गहरा सकूत छाया हुआ था। यूं मालूम होने लगा जैसे वो निस्वानी कहका मेरे वहम की पैदावार रहा हो। मैं काफी देर तक किसी आवाज के इंतजार में उसी गलियारे में वक्त बर्बाद करता रहा, लेकिन उसके बाद नादीदा एयर कंडीशनर की आसेबी घूं घूं के अलावा कोई आवाज सुनाई न दी। मैंने मायूसी के आलम में उस शेड का तवाफ मुकम्मल किया और फिर तन बतकदीर होकर दाखिले के वाहिद रास्ते पर मुकद्दर आजमाई का फैसला कर लिया। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैंने पूरी तरह चुकन्ना होकर पिस्तौल ही के दस्ते से शेड के आईनी दरवाजे पर गोया तबले जंग बजा दिया। उस वक्त मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था और इंतजार का एक एक लम्हा सदियों पर तवील महसूस हो रहा था। 1 2 3 शायद 4 5 मिनट उसी रूह फरसा इंतजार में गुजर गए, लेकिन मैंने अपने तमाम तर इस्तराब के बावजूद दोबारा दरवाजे पर दस्तक न दी, क्योंकि आकाओं की लुगत में चौकीदार की ऐसी कोई जसारत सरकशी के जुमरे में गिनी जाती है और मैं अंदर वालों को यही तासर देना चाहता था कि उस नागाहनी मुदाखलत का इर्तिकाब चौकीदार की तरफ से हुआ है। आखिरकार खटका खुलने की पुरशोर आवाज के साथ बरहमी के आलम में दरवाजा खोला गया। क्या मुसीबत है नादिर खान? अस्काज के तेज भभके के साथ एक नखुशगवार आवाज उभरी। मैं पिस्तौल सीधा किए दीवार की ओर से अचानक सामने आ। तुम कौन हो? मखमूर आंखों वाले ने लुकनत आमेज लहजे में सवाल किया। खुदाई फौजदार। नादिर खान अपनी कोठरी में गहरी नींद सो रहा है। हाथ उठा लो और जो कुछ कहूं उस पर बिला चूचरा अमल करते जाओ, वरना बिला तामुल जहन्नम वासिल कर दूंगा। मेरे रवैये पर वो हक्का बक्का रह गया था। कुछ नशे की झोंक फिर मेरा अचानक नमूदार होना, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कैसे और क्यों कर हो गया था, लेकिन ये गनीमत था कि उसने अपने दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए थे। मैं उसे कवर किए अंदर दाखिल हुआ तो चौंके बगैर न रह सका। बज़ाहिर खस्ता और शिकस्ता नजर आने वाला वो शेड अंदर से कुछ और ही बना हुआ था। उसके करीब वस्त में लगे हुए दरवाजे की दाहिनी जानब साजो सामान जखीरा करने के लिए खुली जगह थी, जहां गत्ते के डिब्बों में शराब के क्रेटों के कई ढेर लगे हुए थे। उस वक्त तक मेरा शिकार हाथ उठाए उल्टे कदमों चल रहा था। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो ठोकर खाकर गिर ही ना जाए, लिहाजा मैंने तहक्कुम में मेज लहजे में सीधा होने का उसे हुक्म दिया। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने रुख तब्दील किए बगैर सवाल किया। अगर तुम्हारे दिमाग पर इस वक्त चर्बी चढ़ गई है तो सुनो, मेरा नाम डैनी है और कासम के दिनों से तुम पर मेरा हिसाब चला रहा है, जिसे शायद मैं आज बेबाक कर लूंगा। डैनी? उसने मुसरत अमेज हैरत के साथ दोहराया, फिर अचानक ही मुझ पर टूट पड़ा। मैं अगर उस हमले के लिए तैयार नहीं था तो इस कदर गाफिल भी नहीं था कि मुझे जेर कर लेता। मेरा दाहिना घुटना बर वक्त फिजा में बुलंद हुआ और वो अपने ही जोर में कराता हुआ पीछे उलट गया, लेकिन मेरे हाथ से पिस्तौल निकल गया। उस वक्त मेरे तमाम हवास पूरी तरह काम कर रहे थे।
उसके साथ ही अजीज की आवाज बुलंद होते ही शेड के बाएं तरफ से कहीं कुछ आहट पैदा हुई जो फौरन ही मालूम हो गई थी। A2 मेरी छठी हिस्स ने खतरे का ऐलान किया और मैंने बढ़कर वहशियाना कुव्वत से अजीज की पसलियों पर ठोकर रसीद कर दी। वो दोबारा किसी ज़िबा होते हुए सांड की तरह टकराया था, लेकिन मेरी लहराती हुई टांग पकड़ने में कामयाब न हो सका था। अगर उस वक्त A2 या अजीज का कोई और हमायती उस शेड में मौजूद था तो मेरे हक में यही बेहतर था कि उसके नुमदार होने से पहले मार मार कर अजीज का भुरकस निकाल दूं, ताकि मुझे बैक वक्त दो हरीफों का सामना न करना पड़े। अजीज जिस्मानी तौर पर मुझसे कमतर नहीं था, लेकिन उस वक्त वो नशे की हालत में था। 2-4 ही लातों में उसकी सारी मुदाफत दम तोड़ की और वो गिघियाने लगा। मैंने उसकी गर्दन पर एक भरपूर हाथ रसीद किया और झपट कर पिस्तौल अपनी तहवील में ले लिया और अपना सर घुटनों में दिए फर्श पर बैठा कराहता रहा। शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि अगर उसने मजीद सकत का इजहार किया तो उसे मजीद तशद्दुद सहना होगा, जिसकी मुदाफत उसके बस से बाहर थी। मैं भरा हुआ पिस्तौल हाथ में थामे अपनी जगह चौकन्ना खड़ा रहा। अजीज के साथ मेरी निगाहें बाएं हिस्से से आने वाली राहदारी का भी जायजा ले रही थी, ताकि आने वाले का फौरी इस्तकबाल किया जा सके। राहदारी में बेतरतीब सी आहटें सुनाई देने लगी। शायद आने वाला मुझे ये तासुर देना चाह रहा था कि अजीज की तरह वो भी नशे में है। मैंने फौरी तौर पर अपनी जगह कदर तब्दील कर दी ताकि आने वाला मुझे बराह रास्त निशाना न बना सके। शेड चारों तरफ से बंद होने की वजह से वहां दिन में भी रोशनी नाकाफी ही थी, जिसे पूरा करने के लिए राहदारी में रोशनियां चल रही थी। राहदारी से शेड के फर्श पर पड़ने वाले रोशन मुस्ततील में मुझे एक साया लड़खड़ाता नजर आया। आहटें आती रहीं और वो नाकाबिल फहम इंसानी साया दराज तर होता चला गया। और जब वो हेवला गैर मुतात अंदाज में राहदारी से बरामद हुआ तो मैं हैरत से तकरीबन चीख उठा। वो रक्षी थी और नशे में बुरी तरह धुत नजर आ रही थी। होश में आओ रक्षी। मैंने अजीज से बचकर उसके करीब जाकर उसके रुखसार पर बैक वक्त कई थप्पड़ बरसा दिए। मैं डैनी हूँ। डैनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? डैनी? वो हिचकी लेकर बुड़बड़ाई। मुझे मालूम था कि तुम रंग में भंग करोगे। जरा देर बाद ही आ जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। और वो कहाँ गया? मेरा पालतू गेंडा। वो तो बस दरवाजा देखने आया था, उसे बुलाओ ना। गुस्से से मेरा खून खोल उठा। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसका दामन कभी भी पारसाई के दाग से आलूदा नहीं होने पाया था, लेकिन फिर भी बेगैरती और कमीनगी की एक हद होती है। मेरा बायां हाथ पूरी कुव्वत के साथ घूम गया। चटाक की आवाज के साथ वो भी एड़ियों के बल पर घूमते हुए सुरीली सी चीख मारकर फर्श पर ढेर होगी। ये तमाशा देखकर अजीज अपना दुख फरामोश कर बैठा था और घुटनों से सर उठाए तशवीश ज़दा अंदाज में मुझे घूरे जा रहा था। जो ही मैं तेज के आलम में उसकी तरफ पलटा, वो बिलबिलाता हुआ फर्श से उठ खड़ा हुआ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। वो पीछे हटते हुए अगला कि कासिम की जिंदगी में भी मुझ पर नजर रखती थी, लेकिन कासिम की वजह से मैं हमेशा इससे दूर रहा। आज इसने खुद ही शराब नोशी की तजवीज़ पेश की थी। मेरे भरपूर थप्पड़ ने उसकी जुबान बंद कर दी और वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए खून थूकने लगा। इसे यहाँ कौन लाया था? मैंने गज़मनाक लहजे में सवाल किया। कासिम का एक दोस्त लाया था, बल्कि ये खुद उसके साथ आई थी। उसने मार से बचने के लिए जल्दी से जवाब दिया। नाम क्या है कासिम के उस दोस्त का? मैंने फाड़ खाने वाले लहजे में दरियाफ्त किया। ज़हूर, राजा ज़हूर अहमद। उसने गहरे गहरे सांसों के दरमियान बहुजल जवाब दिया। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? मैंने गहरा सांस लेते हुए सवाल किया। बस कासिम के हवाले से दोस्ती है, कभी कभार छोटे मोटे काम लेता रहता है जिसका पूरा मुआवजा देता है। टैक्सी के मामले में भी 5000 का वादा करके गया है। वापस कब आएगा? मैंने पहलू बदलते हुए सवाल किया। आज की रात शायद यहीं बसर करेगा। शहर में वो किसी से खाइफ मालूम होता है। टैक्सी के अलावा यहाँ और कितने लोग हैं? कोई भी नहीं, उसने अखलाते हुए जवाब दिया। और एक बार फिर मैंने तेश में आकर उसका जबड़ा सलात किया और उसकी ठोड़ी की खाल बुरी तरह उतर गई। उसने अपने जवाब की तुसी करने में ताखीर की तो मैंने दूसरा मुक्का भी रसीद कर दिया और इस बार वो हिल कर रह गया था। ठहरो, बताता हूँ। वो दोनों हाथ उठाकर मुझे रोकते हुए गड़गड़ाया, फिर जल्दी से बोला, यहाँ एक और भी कैदी मौजूद है, लेकिन उसका ज़हूर से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन है वो? मैंने दुरुस्त लहजे में सवाल किया। जहांगीर, वो सहमे लहजे में बोला और मैंने एक मरतबा फिर उसे लात और मुक्कों पर रख लिया। उसकी हालत उस कदर अबतर हो चुकी थी कि उसने मुझ पर एक बार भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुसलसल मुदाफत ही करता रहा। उसे क्यों उठाया गया था? मैं A2 के लिए भी काम करता हूँ। अपने मुंह से खून साफ करते हुए वो रुक रुक कर बताने लगा। 3 दिन पहले उसी की तरफ से फोन पर हुक्म मिला था कि जहांगीर को उठवा कर बंद कर दो। उसे शुबा है कि पिछले दिनों हमारी 2 खेपें जहांगीर की बेपरवाही की वजह से पकड़ी गई हैं, लेकिन वो इस इल्जाम को कबूल करने से इनकार कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अचानक रक्षी की भराई हुई आवाज उभरी। मैं थक गई हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो। मेरा दिल चाहा कि एक मरतबा फिर उसकी मुरम्मत कर डालूं ताकि उसका नशा हिरन हो जाए, लेकिन मैं खून के घूंट पी कर रह गया था। उस वक्त अजीज मेरे लिए ज्यादा अहम था और वो इस दर्जा पर आ गया था कि मैं उसकी तरफ से जरा भी गफलत बरतता तो वो फौरन ही वहां से भाग निकलता। ज़हूर को मालूम है कि जहांगीर यहाँ कैद है। मैंने रक्षी को नजरअंदाज करके अजीज पर जिरा जारी रखी। सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे लिए ज़हूर तंजीम से बाहर का आदमी है, हालांकि वही खुद A2 है। मैंने जहरीले लहजे में कहा और अजीज की आंखें हैरत और बेयकीनी के साथ फैलती चली गई।
मैंने उसे तोड़ने के लिए फौरी तौर पर एक शोचा छोड़ने का फैसला कर लिया और तुम भी उसकी निगाहों में आ गए हो। एक तरफ वो A2 की पुरस्कार और खुफिया हैसियत में तुमको अहकामात देता है और दूसरी तरफ ज़ाहूर के रूप में करीब से तुम्हारी निगरानी कड़ी करता जा रहा है। जिस दिन जरा भी चूक हुई वो बहुत बेरहमी के साथ तुम्हें ज़िबा कर डालेगा। नहीं, वो A2 नहीं हो सकता। वो फ्रीरी से लेकर बेअतबारी के साथ बुड़बड़ाया। वक्त आने पर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, चलो जहांगीर किधर है, पहले उसका नशा ज़ायल करने की कोशिश करो। वो रक्षी की तरफ देखते हुए तशवीशज़दा अंदाज में बोला, अगर ज़ाहूर ही A2 है तो मेरी उस खयानत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी जुबान से अपने लिए एक खतरे का इंकशाफ सुनते ही वो ज़हनी तौर पर मुझसे करीब आ गया था, लेकिन उसके मफाद से कतई नजर मेरे लिए भी यही बेहतर था कि रक्षी उस हालत में किसी झगड़े में मुलव्विस न हो। मैंने शेड का दाखिली दरवाजा अंदर से बुलट करके अजीज की जेबों की तलाशी ले डाली, लेकिन उसके पास से कोई हथियार बरामद न हो सका। फिर मैंने उसे रक्षी को सहारा देकर अंदर ले जाने की हिदायत की। आम हालात में शायद वो उस काम को खुशगवार फरीजा समझकर अंजाम देता, लेकिन उस वक्त उसे रक्षी को सहारा देकर फर्श पर लेकर चलना दुश्वार हो गया था और आखिरकार मैं उन दोनों के पीछे राहदारी में हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद अजीज बाएं तरफ एक खुले हुए दरवाजे में घुस गया। अंदर घुसते ही मुझे ठंडक का एहसास हुआ। उसी कमरे में एक दीवार गिर एयर कंडीशनर मौजूद था, जो अब ख्वाबगाह नुमा कमरे की अबतर हालत से जाहिर हो रहा था कि मेरे आने से कबल महज नाव नोश वहीं जमी हुई थी। अजीज ने रक्षी को एक बिस्तर पर डाल दिया। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की 2 बोतलें निकालकर मैं रक्षी के सर पर अंधेरी तो वह हड़बड़ाकर अंधे की तरह फिजा में हाथ चलाते हुए यूं उठी थी जैसे उसका सांस उखड़ रहा हो। चले आओ, मैंने बेपरवाही से अजीज से कहा। थोड़ी देर में इसके हवास ठिकाने आ जाएंगे। बाहर निकलकर मैंने दरवाजे को कुंडी चढ़ा दी। राहदारी के आखिरी सिरे पर अजीज ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर रोशनी की तो जहांगीर को देखते ही मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा। वो फर्श पर उस हालत में पड़ा हुआ था कि दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे, पैर भी मजबूत रस्सी में जकड़े हुए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी जिनमें कर्ब और नफरत की सुर्खी रची हुई थी। सुर्ख आंखों के गिर्द बड़े बड़े स्याह हल्के बहुत भयानक लग रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे वहां भूखा प्यासा कैदी रखा गया है। मुझे देखते ही जहांगीर की आंखों में अजीब सी वहशियाना चमक कूदने लगी थी और बेबस होने के बावजूद उसने बंदशों से जोर आजमाई शुरू कर दी थी। उससे पहले कि कहरबार नजरें अजीज से दो चार होती, वो सर झुकाए आगे बढ़ा और उसने जहांगीर के दहाने से टेप हटा दिया। दबों को आजादी मिलते ही जहांगीर फट पड़ा। मुझे अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही थी। ये सब भेड़िए और दरिंदे हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम इन्हें जिक्र देकर मुझ तक पहुंच सकोगे। ये हरामजादा मुझे दिन में सिर्फ 2 बार पानी देता रहा है। जब से इसके हाथ लगा हूं, एक खील भी उड़कर मेरे मुंह में नहीं गई है। उसकी उसीली आवाज पर लर्जा खेज नकाहत छाई हुई थी। इसकी बंचें खोल दो। मैंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए अजीज को हुक्म दिया और वो झिझकते हुए आगे बढ़ गया। जहांगीर के होंठ खुश्क हो रहे थे, जुबान तालू से चिपकी जा रही थी, लेकिन तवील जुबानबंदी से निजात मिलने के बाद मुसलसल बोले जा रहा था। अजीज ने पहले उसके हाथ आजाद किए। मैंने महसूस किया कि उसने हाथ को हरकत में लाकर अजीज के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन तवील अरसे से एक ही पोजीशन में मुसलसल बंधे रहने के बायस उसके अजलात सुन्न हो चुके थे या अकड़ कर रह गए थे। वो कोशिश के बावजूद हाथ तक न हिला सका। आजादी मिलने के बाद भी जहांगीर फर्श पर पड़ा हाथ पैरों को इत्तेदाल पर लाने की कोशिश करता रहा। उसके दोनों कलाइयों पर रस्सियों के खून आलूद नील पड़ चुके थे और हाथों पर वर्म आया हुआ था। पिंडियों की हालत भी कमोपेश वैसी ही थी। उस दौरान में अजीज की एक एक हरकत मेरी निगाह में थी और मैं महसूस कर रहा था कि A2 की तरफ से जान के खतरे के इंकशाफ ने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था और वो मेरे साथ मुसालिहाना रवैया इख्तियार किए हुए था। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया और अजीज के साथ जहांगीर को सहारा देकर उस कमरे की तरफ ले गया जहां मदहोश रक्षी बंद थी। शायद ठंडे पानी ने उसका नशा हिरन कर ही दिया था, क्योंकि हमारे राहदारी में निकलते ही उसने आहटे सुनकर अंदर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। साथ ही वो नगुफ्ताबा मुगल्लजात भी बक रही थी। बाहर से कुंडी खोलते ही वो बरहमी के आलम में हम तीनों पर आ पड़ी थी। वो लाख सेहतमंद और मुश्तिल से, लेकिन थी एक औरत ही जो 4 मन की भी हो तो रवायतन और इखलाकन सुबह अंदाम ही करार दी जाती है। हम तीनों ने उसका शदीद तसादुम बड़ी आसानी से सह लिया। मुझे देखकर खुशी हुई कि उसके सर पर पड़ने वाले ठंडे पानी की 2 बोतलों ने अपना काम दिखा दिया था। पानी की चंद दहारों ने दिमाग की उन रगों की खूब आबियारी की थी जो सूख जाएं तो जिबिल्लत के मुकाबले में इंसान को पल भर में हैवान की सफ में ला खड़ा करती हैं। हमने उसका तसादुम सह लिया, लेकिन जब उसने लड़खड़ा कर पीछे हटते हुए अनासर सलासा का तजुर्बा किया तो उसकी खूबसूरत और खुमार आलूद निगाहें हैरत से फैलती चली गई। कैंडा, जहांगीर और तुम? उसकी याकूती होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। वो देख हम तीनों को रही थी, लेकिन फिक्रे से जाहिर हो रहा था कि मुखातब मुझसे ही थी। तुम सब यहाँ कैसे यकजा हो गए? मैं तो ज़हूर के साथ तफरीहन निकली थी, फिर वो मुझे यहाँ गैंडे के साथ छोड़कर कहीं चला गया था। तुम दोनों कहाँ से अटपके? गैंडे ने अंडे दिए थे, उन्हीं में से बरामद हुए हैं। मैंने जहांगीर को अंदर ले जाते हुए जलकर कहा, क्या जहांगीर यहीं मिला है?
कुछ देर के तवक्कुफ के बाद उसने सवाल किया। उसके हवास बहाल हो चुके थे, लेकिन जुबान पर अभी तक लुकनत तारी थी कि शुरू से यही कैद था। अजीज ने आहिस्तगी से कहा, लेकिन तुमने मुझे तो नहीं बताया था। वो बरहम होकर बोली, तुमने पूछा ही कब था? उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। और फिर जहांगीर A2 का कैदी था, तुम ज़ाहूर की दोस्त बनकर आई थी। ये कहते हुए वो फ्रिज की तरफ मुतवज्जा हो गया, क्योंकि जहांगीर की हालत भूख की शिद्दत से बहुत अबतर थी। तुम ज़ाहूर के साथ अपनी मर्जी से आई थी? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जाहिर है वो मेरा पुराना दोस्त है, उसने शाने उचकाकर कहा। तुम्हें यह भी याद न रहा कि तुमने जरा ही देर पहले फोन पर मुझे अपने घर बुलाया था? मैंने मुलामत आमेज लहजा में कहा। यहाँ तो लंगर जारी रहता है। वो ढिठाई के साथ मुस्कुराती बोली, मुझे क्या मालूम था कि मैं यहाँ फंस जाऊंगी। यही ख्याल था कि 1-8 घंटे में लौट आऊंगी और अपना मकान किसी कुबड़े बकारी को खैरात कराई थी। मेरा लहजा इस्तज़ाइया हो गया। वो ज़ाहूर की सोच थी। मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। ज़ाहूर का तंजीम से क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, उसने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया। पास कासम का दोस्त था, उसी बहाने मुझसे भी दोस्ती होगी। कभी कभार दिल के हाथों मजबूर होकर मिलने आ जाता है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसने चौंक कर सवाल किया। पूछना ही पड़ रहा है क्योंकि ज़ाहूर ही A2 है। मेरे अल्फाज सुनकर वो हक्का बक्का रहेगी, फिर उसके चेहरे पर जर्दी फैलती चली गई। शायद बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है। उसके होंठों से सरसराती हुई मायूसाना आवाज बरामद हुई। 3 दिन पहले A2 ने बजाते खुद मुझे फोन पर जहांगीर की खबर दी थी और बताया था कि जहांगीर कुछ लोगों के साथ मिलकर तंजीम की जड़ों पर कारी जर्ब लगाने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा उसने जहांगीर को उठवा लिया है और अब ऐसी चाल चलने वाला है कि साजिश के तमाम मोहरों को यकजा करके उस तरह मौत के घाट उतारेगा कि दूसरे बगावत के तसव्वुर ही से लर्जा बंदाम हो जाएंगे। वो एक मुख्तसर सी हिचकी लेकर सीना साफ करने के लिए खामोश हुई, फिर बोलने लगी। और आज हम सब यकजा हो गए हैं। जहांगीर को उसने A2 बनकर अगवा करवाया, मुझे ज़ाहूर के दोस्ताना रूप में यहाँ छोड़ा। शायद उसे अच्छी तरह मालूम था कि गेंडा कासिम की जिंदगी ही में मेरी कमजोरी बन गया था और उसे मिल बैठने के बाद मैं सब कुछ फरामोश कर दूंगी। तुम्हारे बारे में जब मैंने उसे बताया कि तुम थोड़ी देर पहले मेरे घर पहुंचने वाले हो तो बहुत हंसा था और उस वक्त उसने एक भिखारी को मकान का मुतवल्ली बनाने का फैसला किया था और मुझसे पुरअतमाद लहजे में कहा था कि देख लेना डैनी तुम्हारी बू सूंघता आखिरकार वहीं पहुंच कर दम लेगा जहां मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त ज़ाहूर की बातें मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन अब उसका एक एक लफ्ज वाजे होता चला जा रहा है। तुम लोग तो उसके मातूब हो, लेकिन मुझे वो किस जुर्म की पादाश में घेर रहा है? अजीज ने भराई हुई आवाज में कहा। मैं तो हमेशा से उसके अकामात की तामील करता हूँ। वफादारी और बगावत के बारे में उसके अपने तसव्वुरात हैं। मैंने कहा, कोई नहीं कह सकता कि वो किस बात पर गिरफ्त कर बैठे। वो खुरनोश की कई अशिया जहांगीर के सामने रख चुका था और वो जनन जन्म के भूखे की तरह खाने पर टूट पड़ा था और मैं तेजी के साथ ये सोचने में मसरूफ था कि अब A2 के बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ये गनीमत था कि जहांगीर बाजियाब हो चुका था। A2 ने रक्षी को ठिकाने लगाने की कोशिश में भी मुंह की खाई थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अब हमारा ज्यादा देर तक शेड पर रुकना मुसीबत बन सकता था। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि A2 ने रक्षी से उस यकीन का इजहार क्यों किया था कि मैं उसकी बू सूंघता हुआ आखिरकार वहीं पहुंचूंगा जहां वो मुझे घेरना चाहता था। मुझे इम्कान कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि रक्षी को वहां छोड़ने के बाद शायद वो A2 के रूप में स्याहपोश बनकर रात गए किसी वक्त वहां आता और अजीज पर अपनी पूरी सरारियत का भरम रखते हुए जहांगीर और रक्षी का काम तमाम कर देता। आखिरकार मैंने फौरन ही वहां से रवानगी का फैसला कर लिया। मेरे अजाम से वाकिफ होते ही अजीज कुछ सरसहमा नजर लगा। तुम लोगों के निकल जाने के बाद तुम मुझे हरगिज मुआफ नहीं करेगा वो, उसने मुतजब्जब लहजे में कहा। वो ज़ाहूर की हैसियत में आया था मगर कह गया था कि मैं उसकी वापसी तक रक्षी को कड़ी निगरानी में रखूं। हो सकता है कि अब वो निकाब पोश ही बंद कर वापस आए। ये तुम्हारा मसला है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। उसका सामना करने से घबराते हो तो खामोशी के साथ भाग निकलो। वो फीके से अंदाज में हंस पड़ा। तुम उसे जानते ही हो, भाग कर उससे कहां तक बच सकूंगा? मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। अभी तक न सिर्फ बचा हुआ हूं बल्कि उसके लिए मसाइल भी खड़े कर रहा हूं। असल मसला सिर्फ थोड़ी सी जुरात का है। जुरात है तो मुकाबला कर लोगे वरना मारे जाओगे। और अगर मैं तुम्हारे साथ आना चाहूं तो, उसने झिझकते हुए कहा। शौक से आओ, लेकिन हमारे पास बस काम ही काम है। आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अपना गुजारा तुम्हें खुद करना होगा। फिर हम वहां से बहुत उजलत में रवाना हुए थे। अजीज हमारे साथ नहीं था। उसका चौकीदार उस वक्त भी कोठरी में बेहोश पड़ा हुआ था।